प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 33, 34 और आर्टिकल 35 को भी डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस सेशन में। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जिसको अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। इसके संदर्भ में संगत प्रावधान कौन सा है और असंगत प्रावधान कौन सा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट को जो 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है उनका एक क्रम है, और कई बार एग्जाम में उसको क्रम के रूप में पूछा जाता है। तो 5 प्रकार की रिट हैं। उनमें प्रथम नंबर पे होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड नंबर पे है परम आदेश, थर्ड नंबर पे है प्रतिषेध, फोर्थ नंबर पे उत्प्रेषण और फिफ्थ नंबर पे अधिकार पर्चा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति रखता है। वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संगत प्रावधान देखना है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इस अनुच्छेद में संविधान की मूल विशेषताएं हैं जिसे संविधान संशोधन के तहत ही बदला जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 है वो एक संविधान की मूल ढांचा है। और आप जानते हैं कि केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 भाग 3 के तहत आता है, तो वो उसमें भी संशोधन कर सकता है। लेकिन उसमें एक प्रतिबंध लगाया गया था कि संसद संविधान की मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे यही है आपका प्रावधान कि संविधान की मूल विशेषता इसमें निहित होती है, इसलिए इसको संविधान संशोधन के तहत भी नहीं बदला जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट प्रावधान है, संगत प्रावधान है। इससे नेक्स्ट है संसद इस अनुच्छेद के तहत किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का पावर आर्टिकल 32 के तहत ही प्राप्त होता है। संसद को एक पावर है, जैसे प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले केवल 3 हाई कोर्ट ऐसे थे जिनको रिट जारी करने का पावर था। इससे पहले ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन में रिट जारी करने की शक्ति होती थी, जो राजाओं के द्वारा रिट जारी की जाती थी, जिसे न्याय का झरना कहा जाता था। तो यहाँ पे जो रिट जारी करने की शक्ति केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट को थी। उसके बाद में संविधान के तहत संसद को पावर दिया गया कि संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी हाई कोर्ट को या किसी भी प्रकार की कोई अधीनस्थ न्यायालय है या कोई न्यायिक अधिकरण है उसको रिट जारी करने का पावर दे सकता है। तो इस प्रकार से संसद अगर चाहे तो किसी भी ट्रिब्यूनल जो जुडिशरी है उसको दे सकता है। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब डिविजनल कोर्ट है, उसको भी रिट जारी करने की पावर दे सकता है। तो ये भी यहाँ पे संगत प्रावधान है। इससे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे उच्चतम न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर सकता है। जो विधिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को विधिक या कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी करनी होती है तो उसके लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 139। तो अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट विधिक या कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी करता है, जबकि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, उनको लागू करवाने के लिए अगर उसको रिट जारी करनी है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। तो ये भी संगत कथन है। इससे नेक्स्ट यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, उच्च न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो चाहे तो किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति या फिर सरकार के विरुद्ध भी वो रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे संगत प्रावधान पूछा है कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा संगत प्रावधान है। तो यहाँ पे सभी संगत प्रावधान है, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी, चारों ऑप्शंस में जो प्रावधान है वो सारे संगत प्रावधान। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं, संविधान का सार तथा कुंजी, संविधान का दर्पण, संविधान की आत्मा तथा हृदय, संविधान का परिचय पत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा कि एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संपूर्ण संविधान ही अर्थहीन हो जाता है। अगर ये नहीं होता संविधान में तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, संविधान एक अर्थविहीन हो जाता। इसलिए उन्होंने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑप्शन ही क्वेश्चन 3 में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में असंगत प्रावधान क्या है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें असंगत प्रावधान बताना आपको कि इसमें असंगत प्रावधान कौन सा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे पुलिस कस्टडी में ले जाता है, लेकिन उसको जिस मामले में अरेस्ट किया गया है, जिस मामले में वो हिरासत में है, वो उसका अवैध मामला है, तो जबरन किसी को हिरासत में रखने के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। तो ये आपका संगत प्रावधान है। यह रिट व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो व्यक्तिगत रूप से भी और कोई सार्वजनिक, कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। तो ये भी यहाँ पे आपका संगत प्रावधान है। यदि हिरासत कानून सम्मत है, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है और विधिवत रूप से रखा गया है, इसके अलावा यानी उसकी हिरासत कानून सम्मत है, और यदि उसकी हिरासत, उसको जो अरेस्ट किया गया है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है, तो रिट जारी नहीं की जा सकती है। इससे नेक्स्ट, यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हुई है तो भी यह रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों यदि किसी को अरेस्ट किया जाता है और वो उसको जो अरेस्ट किया गया है, हिरासत में रखा गया है, वो विधिवत रूप से अरेस्ट किया गया था, या फिर उसको जिस क्षेत्र में उसका न्यायालय पड़ता है, जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी है और वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है, लेकिन उसको अरेस्ट गुजरात में किया जाता है, तो वो गुजरात हाईकोर्ट के अधीन आता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के विरुद्ध भी, इस प्रकार के व्यक्ति को बचाने के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। तो ये भी आपका संगत प्रावधान है। 4th, यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हुई है तो भी रिट जारी की जा सकती है। तो यहाँ पे देखो अगर विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हुई है तो भी वहां पे रिट जारी नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति जैसे विधानमंडल की अवमानना करता है, उसके आदेशों की निर्देशों की अवमानना करता है, उस संस्था की अवमानना करता है, या कोई न्यायालय के आदेश या निर्देश की अवमानना करता है, तो भी उस व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जारी की जा सकती है। तो ये यहाँ पे जो है ये असंगत प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम आदेश रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो देखो परम आदेश का यहाँ पे अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, ये एक प्रकार का नियंत्रण है जो ऊपरी अदालत निचली अदालत को आदेश देती है, और सामान्यतः यह जो आदेश दिया जाता है वो सार्वजनिक अधिकारी को दिया जाता है। तो ये जो परमादेश रिट है ये सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए जारी की जाती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परम आदेश जो रिट है वो किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो निजी व्यक्ति है कोई, उसके विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती है। गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था से यहाँ पे आज से जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि इनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए आप परमादेश रिट जारी नहीं कर सकते हैं। जबकि कोई संवैधानिक संस्था है जैसे निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उसके लिए आप परमादेश रिट जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उसके विरुद्ध भी इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यह यदि वह न्यायिक क्षमता में कार्यरत नहीं है तो रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका
राइट आंसर है डी। अगर यहाँ पे ये इस प्रकार से होता कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यदि वह न्यायिक क्षमता में कार्यरत है तो फिर वहाँ पे रिट जारी की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं की जा सकती है। तो नहीं की जा सकती है इसका मतलब वो कार्यरत न्यायिक क्षमता में सक्षम नहीं है, तो सक्षम नहीं है तो फिर वहाँ पे रिट जारी की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिषेध रिट में की कौन सी विशेषता है? जो प्रतिषेध रिट है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रतिषेध रिट का मतलब होता है मना करना। कोई भी ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को ये निर्णय आदेश देती है कि आपको इस मामले के ऊपर सुनवाई नहीं करनी है, तो उसके निर्णय को रोकने से संबंधित है। और ये जो रिट होती है सामान्यतः न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के लिए ही जारी की जाती है। ये किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण के लिए जारी नहीं की जाती है और न ही किसी निजी क्षेत्र में जारी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, यह किसी उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि ऊपरी अदालत है उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक अधिकरणों को ही अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। इसमें ऊपरी अदालत के द्वारा निचली अदालत को आदेश दिया जाता है कि आपके न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला है, यानी कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो आपके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य है, तो उसको करने के लिए इसको रोका जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। प्रतिषेध रिट सीधा सक्रिय होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिषेध रिट है वो सक्रिय नहीं होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होती है, जबकि प्रवादित रिट होती है वो सक्रिय होती है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। यह रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। इससे नेक्स्ट, यह रिट प्रशासनिक अधिकरणों, प्राधिकरणों, विधायी निकायों तथा निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, केवल ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जाती है। तो ये भी आपका सही कथन है, इसकी विशेषता ही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि प्रतिषेध रिट की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध जो रिट होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 1991 में कौन सी रिट के लिए व्यवस्था दी है कि यह रिट व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिषेध रिट है और उत्प्रेषण रिट है वो केवल और केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए ही जारी की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक डिसीजन दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति के अधिकार हैं और उन अधिकारों को प्रभावित कर रहा है प्रशासनिक प्राधिकरण, तो उसके खिलाफ उत्प्रेषण रिट को जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेषण रिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कौन सी रिट के लिए व्यवस्था दी थी कि वो अगर व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करती है तो प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी उसको जारी किया जा सकता है। हालांकि ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जाती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा रिट की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखो, अधिकार परीक्षा रिट होती है ये किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय, यानी कोई सरकारी कार्यालय होता है, उसके अवैतनिकाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। कोई भी व्यक्ति है जिस सरकारी पद पर आसीन है और उसे प्रश्न पूछा जाता है इस रिट के माध्यम से कि आप अपने पद के कर्तव्यों का जो निर्वहन कर रहे हैं क्या वो आपके पद के दायरे के अंतर्गत आता है या फिर आपने उसको अवैध रूप से अनाधिकृत ग्रहण कर रखा है। तो इस प्रकार का जो रिट जारी की जाती है ये अधिकार परीक्षा के तहत जारी की जाती है। तो इसकी विशेषता है, ये रिट पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी की जा सकती है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। तो सामान्यतः तो यह सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जारी की जाती है, लेकिन पूरक सार्वजनिक कार्यालय के लिए तभी जारी की जाती है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, यानी किसी संवैधानिक संस्था से उनका जुड़ा हो, तभी जारी की जा सकती है। इससे नेक्स्ट है, यह रिट मंत्री परिषद तथा निजी कार्यालय के लिए भी जारी की जा सकती है। तो दोस्तों ये केवल सार्वजनिक कार्यालयों के लिए ही जारी की जाती है, पूरक के लिए भी तभी जारी की जा सकती है जब उसका निर्माण सार्वजनिक संवैधानिक हो
तो ये मंत्री परिषद और निजी कार्यालय के लिए बिल्कुल भी जारी नहीं की जा सकती है। इससे नेक्स्ट यहाँ पे यह रिट किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही जारी किया जा सकता है, न कि इच्छुक व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे देखो अधिकार परीक्षा रिट की प्रमुख विशेषता है कि उसको जरूरी नहीं कि कोई पीड़ित व्यक्ति रिट जारी करे, इच्छुक व्यक्ति कोई भी उसका कोई रिश्तेदार है, कोई इच्छुक व्यक्ति है, वो भी इस रिट को जारी करवा सकता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी इसकी विशेषता है, तो विशेषता यहाँ पे केवल ए और बी है, ए और बी है। कौन सी विशेषता है, तो विशेषता यहाँ पे केवल ए और बी है, सी और डी है ये इसकी विशेषता नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के प्रावधान असंगत हैं। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके प्रावधान आपको असंगत नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 33 में व्यवस्था थी कि संसद जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो स्टेट की पुलिस होती है, खुफिया एजेंसी होती है एवं अन्य के मूल अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगाता है। तो देखो संसद को ये पावर है और संसद को ये पावर आर्टिकल 33 के तहत प्राप्त है, 33 के तहत प्राप्त है कि वो चाहे तो सशस्त्र बल जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है, अर्धसैनिक बल जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह आती हैं, स्टेट, प्रत्येक स्टेट की अलग अलग पुलिस है जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, इस प्रकार की जो खुफिया एजेंसी होती हैं उनके लिए ये चाहे तो उनको जो मूल अधिकार प्राप्त है भाग 3 से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये प्रतिबंध लगाने का संसद का एक ही उद्देश्य होता है ताकि एक अनुशासन के साथ समुचित रूप से अपने कार्य को कर सकें। तो ये इसके संगत है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 34 में व्यवस्था की यदि किसी क्षेत्र में पहले से ही मार्शल लॉ लागू है यानी फौजी कानून लागू है तो वहाँ पे जो संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो साधारण कानून है वो निलंबित हो जाते हैं, वो वहाँ पे प्रभावी नहीं होते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्शल लॉ है इसका संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं है और यहाँ पे जो मार्शल लॉ है उससे केवल मौलिक अधिकार ही प्रभावित होते हैं, इसके अलावा केंद्र राज्य के जो संबंध है वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये भी आपका संगत प्रावधान है। आर्टिकल 35 यह राज्य विधानमंडल को विशेष मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विशेष जो मूल अधिकार हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को नहीं है, वो संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पे आपके लिए जो असंगत प्रावधान पूछा है वो आपका ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन सी में असंगत प्रावधान है क्योंकि आर्टिकल 35 ये कहता है कि संसद को विशेष मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है राज्य विधानमंडल, तो ये आपका असंगत हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती है। तो देखो आर्टिकल 16 के तहत, और आर्टिकल 16 में भी जनरली आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत संसद को ये पावर है कि वो किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये व्यवस्था कर सकता है कि वहाँ पे उनकी जो सरकार है उनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती हैं उन वैकेंसियों में उनको नियुक्ति देने के लिए स्थायी निवासी होने की बाध्यता लागू कर सकता है। जैसे 1957 में सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के तहत त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में वहाँ पे गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना लागू किया गया था। तो आर्टिकल 16 है वो उस पर जो मूल अधिकारों पर जो विशेष कानून बनाने की शक्ति है वो आर्टिकल 35 से प्राप्त है। आर्टिकल 32 के तहत जो संसद को अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दे रखी है वो भी आर्टिकल 32 से प्राप्त है। तो उस आर्टिकल 32 के ऊपर भी कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 ही रखता है। इसी प्रकार देखो आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता है, छूत का अंत है, उसके लिए एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। सामान्यतः पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था 1955 में, उसके बाद उसका 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम किया गया था। 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर रोक से संबंधित जो कानून है
वो भी, उसके लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो भी आर्टिकल 35 में है। और 33 में आर्मर्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो भी आर्टिकल 35 से प्राप्त है। इसी प्रकार देखो आर्टिकल जो 34 है उसमें जो मार्शल लॉ है उसके संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है वो भी आर्टिकल 35 से प्राप्त है। इसी प्रकार आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, यानी किसको राज्य समझा जाए। तो अपन ने आर्टिकल 12 को डिस्कस किया था डिटेल में कि राज्य केवल उसी को माना जाता है जिसको कानून बनाने की उसको मान्यता प्राप्त है। आर्टिकल 13 के तहत अगर कोई कानून विधि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसके प्रभाव को कम करता है, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 12 और 13 है, इसके ऊपर आर्टिकल 35 के तहत संसद कानून का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका अधिकार नहीं रखती है कानून बनाने का, तो ऑप्शन आएगा डी। तो इसका राइट आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 39B और 39C के प्रावधानों को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 39B और 39C को जो प्राथमिकता दी गई थी वो आर्टिकल 31 क्लोज C को समावेशित करके दी गई थी। 31C को समावेशित करके दी गई थी और 31C का जो समावेश हुआ था वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत हुआ था। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था। तो 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यहाँ पे 31 को समावेशित करके 39B और C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी। हालांकि केशवानंद भारतीवाद में 39B के जो प्रावधान है उसको ही संगत माना था, 39C के प्रावधानों को संगत नहीं माना था। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत जो 39C का प्रावधान है उसको भी संगत मान लिया था। तो यहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी कि यदि 39B और 39C के प्रावधानों को लागू करने से अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है तो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये पहले माने जाएंगे, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 31 क्लोज C से प्राप्त है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप आर्टिकल 31 के बारे में जानते हैं कि इसमें पहले संपत्ति का अधिकार प्राप्त था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में ये विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, और वो भी आर्टिकल 300 क में है। 31 जो आर्टिकल है और 31B है, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। और 31A में ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास लीगली रूप से यानी कि कानूनी रूप से उसके पास जो जमीन है वो एक वैधानिक है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है, और यदि सरकार उसका अधिग्रहण करती है, उसकी जमीन को अधिग्रहित करती है, तो उसको एक उचित मुआवजा देना पड़ेगा। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित ये आर्टिकल 31A है। आर्टिकल 31B यहाँ पे ये कहता है कि यदि कोई राज्य की विधायिका ऐसा कानून बना देती है जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत है, लेकिन फिर भी अगर उसको वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया केशवानंद भारतीवाद के अनुसार ही, और उन्होंने ये क्लियर किया कि यदि कोई भी विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन करता है या संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है और वो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद बना है, वो कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद का बना हुआ है, तो उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में आर्टिकल 31B है, इसके तहत जो पहले 9वीं अनुसूची के तहत वैधता थी उसको अब न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।